Aspergillus, reproduction and life cycle। एस्परजिलस एक ऐसी फंजाई है जो कि बोथ इंडोर एंड आउटडोर एनवायरनमेंट में मिल जाता है, जैसे हाउस डस्ट और सॉइल दोनों में ही पाए जाते हैं। ये काफी फ्रूट वेजिटेबल जिसकी वाटर कंटेंट हाई है वह भी मिल जाते हैं, और जैसे ग्रेन्स हो गया जिसकी वाटर कंटेंट काफी लो है वह भी ये इन्फेक्ट कर लेता है। ये बर्ड ड्रॉपिंग, मैन्योर, बर्ड फेदर, ये सारे या पुराने हनी कम्ब या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जैसे डेड वुड भी हो गया, तो इसमें भी ग्रो कर जाता है। और आफ्टर मैच्योरिटी ये इसकी जो कुनीडिया जो स्पोर बनती है, ये काफी ड्राई होता है और काफी छोटा होता है, काफी लाइट होता है, जो कि एयर में ये डिस्पर्स हो जाता है। और हम क्या, वी जस्ट ब्रीद इन दोज पोर्स। नॉर्मल जैसे कोई हेल्दी इंसान है तो इनको तो इस पोर से काफी दिक्कत नहीं होने वाली है, बट those who are immunocompromised, that is AIDS patient or any person suffering from cancer and undergoing chemotherapy, तो उनकी जो न्यूट्रोफिल काउंट भी कम हो जाती है, तो दे आर ऑल्सो इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड पर्सन। कोई भी पेशेंट है जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो नेचुरली दे आर गिवन मेडिसिन्स टू ब्रिंग डाउन देयर इम्यून लेवल, बिकॉज अगर ज्यादा इम्यूनिटी हो जाएगी तो ऑर्गन रिजेक्शन भी हो सकता है। तो ऐसे लोग या जिनकी ऑलरेडी प्रीडिस्पोजिशन है डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिजीजेस की, जैसे पर्सन सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो इन लोगों को जो है ये एस्परजिलोसिस हो जाता है। Aspergillosis is nothing but irritation and allergic reaction in the bronchopulmonary region। जो अपना ब्रोंकस या द लंग्स रीजन में, मतलब एल्वियोलर रीजन में ये क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट कर देता है। एंड actually body reacts to this to the beta galactan in the cell wall of this fungi, that is the एस्परजिलस की सेल वॉल में जो ग्लूकान्स है, इस ये इम्यूनोजेनिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शंस ट्रिगर कर देता है। उसकी वजह से काफी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और जैसे एयरवेज में इन्फ्लेमेशन हो गई तो ब्रीथलेसनेस हो जाएगी और ज्यादा म्यूकस सिक्रेशन चालू हो जाएगा। दैट विल अगेन क्रिएट अ व्हीजिंग साउंड व्हाइल वी ब्रीथ। तो ये सब रहती है। और जैसे जैसे इसकी जो ब्लड वेसल्स है, हमारे जो ब्लड वेसल्स है, इसमें अगर ये इन्फेक्शन हो जाती है इन द लंग्स, सो दैट ब्लड वेसल इज आल्सो अफेक्टेड। तो जैसे हम खांस रहे हैं तो उसमें भी काफी ब्लड आ जाता है। तो all these symptoms we see, they are very close and similar to that of tuberculosis, but ट्यूबरकुलोसिस से भी ये ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होता है वो दूसरे ऑर्गन्स पे, जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, इवन ब्रेन में भी ये इफेक्ट करता है। और इन किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, इवन स्ट्रोक व्हेन इट अफेक्ट्स द ब्रेन, तो ये सारे हो सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक तो कोनिडिया जो है वो अगर ब्रीथ कर लेते हैं ससेप्टेबल पर्सन, तो डिफरेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा है कि जो माइक्रोब्स है, ये अगर कुछ वोलाटाइल माइक्रोबियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी रिलीज करते हैं, स्पेशली ये जो एस्परजिलस फंजाई है, ये फंगल वोलाटाइल माइक्रोबियल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं FVMOC, ये सीक्रेट करता रहता है। जो कि क्योंकि ये वोलाटाइल है, तो ये सारे जो कंपाउंड्स है ये भी हम अगर इनहेल करते हैं तो ये भी काफी तेज एलर्जिक रिएक्शंस देते हैं। तो नॉट ओनली द स्पोर्स बट FVMOC भी काफी एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट करते हैं इन आवर बॉडी।
So we see that this fungi Aspergillus, it is ubiquitous in the environment, सब जगह मिल जाते हैं, और इसकी जो डिस्पर्सल प्रोसेस है ये भी काफी इजी, मतलब एक विंड से ही इजीली डिसेमिनेट हो जाते हैं, इसकी जो कुनीडिया। फिर कुनीडिया अगर if we inhale it, then it is a problem for us, but if we even if we don't inhale it, ये कहीं कोई भी सबस्ट्रेटम पे गिर गया है तो ये तभी भी जर्मिनेट कर जाता है, क्योंकि इसकी जो स्पोर है, कुनीडिया जो है, इसकी जर्मिनेशन के लिए, प्रोलिफरेशन के लिए काफी वाइड रेंज ऑफ सबस्ट्रेटम, काफी ओलिगोट्रोफिक कंडीशन में भी ये जर्मिनेट कर जाता है। So we are seeing that this is Aspergillus is a major threat to human health as well as health of animals, including both mammals as well as birds and other type of even insects. So this is a very economically important fungi. Hello friends, I'm Dr. Ayantika Das. Welcome to Botany with Ayantika. मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। मैंने पहले वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, 3 क्वेश्चंस के आंसर्स, जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ एस्परजिलस, एनाटॉमी ऑफ एस्परजिलस एंड द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एस्परजिलस। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ 2 चीजें, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन द वीडियो। रिप्रोडक्शन इन एस्परजिलस। क्यों हम एस्परजिलस की रिप्रोडक्शन स्टडी करते हैं? हम इसीलिए स्टडी करते हैं कि जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो थोड़ा रिकॉम्बिनेशन हुआ, तो रिकॉम्बिनेशन का इफेक्ट पैथोजेनिसिटी या रेजिस्टेंस टू वेरियस एंटीफंगल ड्रग, इसको कैसे इफेक्ट करता है। इसीलिए मोस्टली फॉर रिकॉम्बिनेशनल एनालिसिस रिप्रोडक्शन ऑफ एस्परजिलस इज वेल स्टडीड, और इसकी पैरासेक्सुअलिटी भी वेल स्टडीड है। तो जो एस्परजिलस है, इसकी बहुत सारे जो स्पीशीज है, इनमें नॉन सेक्सुअल स्टेज नहीं अभी तक देखा गया। So very few of the Aspergillus species, they reproduce both sexually, asexually, but most of the species, they reproduce only asexually. मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्परजिलस में जितनी भी सारे स्पीशीज है, तो मोस्टली दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, और बहुत ही कम है कि बोथ सेक्सुअली असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो हम जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता भी है, वहां पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा डीजेनरेट है। मतलब एंथ्रीडिया जो है, जो मेल गैमेटेंजिया है, वो आइदर तो बहुत लेट फॉर्म करता है या फॉर्म ही नहीं करता। अगर फॉर्म करता भी है तो भी उसकी जो न्यूक्लियस बाद में डीजेनरेट कर जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे एस्परजिलस की स्पीशीज है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते होते भी एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है। जस्ट जो एंथ्रीडिया है उसकी प्रेजेंस ही it actually encourages, it actually activates the female gametangia to produce ascogenous hypha। तो हम देखते हैं इसकी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें है, वो है विद द हेल्प ऑफ दिस कोनिडिया। और हमको पता ही है कि जितने भी फंजाई है, उनकी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइदर तो फ्लैजिलेटेड स्पोर से या नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर से। फ्लैजिलेटेड असेक्सुअल स्पोर जैसे जू स्पोर, ये तो काइट्रिडियोमाइसिट्स में पाए जाते हैं, लेकिन बेसिडोमाइसिट्स एंड एस्कोमाइसिट्स, दे हैव अ नॉन मोटाइल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर। और हमारी जो टॉपिक है एस्परजिलस, इसमें ये कोनिडियो स्पोर या कोनिडिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर है, जो कि नॉन मोटाइल है। और ये जो कोनिडिया है, ये इट इज बोर्न ऑन एनी एस्कोजिना, एनी माइसेलियल हाइफा, जो इसकी माइसेलियम रहती है,
तो ये पहले तो एकदम हायालीन रहती है, फिर जैसे जैसे मैच्योरिटी आता है तो थोड़ा व्हाइटिश या डिफरेंट कलर के हो जाते हैं। थोड़ा जैसे मैच्योरिटी हो गया, मतलब इसकी जो साइटोप्लाज्म है ये काफी ऑयल ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट कर लिए, तो धीरे धीरे ऐसे वाला कोनिडिया फॉर्म करने लगता है। और ये जो कोनिडिया फॉर्म करता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोनिडियोजेनेसिस। ये कोनिडियोजेनेसिस इट ऑकर्स एट दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। टेम्परेचर रहता है मोस्टली 25 टू 28, मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर है इन एनी ट्रॉपिकल रीजन, तो उससे थोड़ा कम है। और पर इसकी जो कोनिडियोजेनेसिस इस टेम्परेचर पे फेवर किया जाता है, पर इट कैन ओकर इन वेरी लो टेम्परेचर एज वेल एज वेरी हाई टेम्परेचर। तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये कोई लिमिटेशन नहीं है। इट इज वेरी एडेप्टेबल स्पीशी। ऊपर से बहुत ही कम मॉइस्चर में भी ये ग्रो कर लेता है और मेच्योर कर लेता है। लाइट जो है ये स्टिमुलेट करता है कोनिडियोफोर की ग्रोथ के लिए। तो ये 4 पॉइंट है दैट आर द फैक्टर्स इन कोनिडियोजेनेसिस या कोनिडिया फॉर्मेशन। अब देखते हैं कोनिडिया कैसे फॉर्म करता है। तो जहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोनिडिया, तो उसको ही थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो हाइफा है, हाइफा में एक ऐसा सेल रहता है जो जिसकी थोड़ा अपर रीजन में थोड़ा एक प्रोट्यूबरेंस आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फूट सेल। अब फूट सेल से तैयार होता है, उसके ऊपर तैयार होता है एक लंबा सा अनदर हाइफा, जिसको बोलते हैं कोनिडियो फोर। मतलब वो स्टैंड जिनमें कोनिडिया तैयार होंगे, कोनिडियो फोर। अब जो कोनिडियो फोर है, एस्परजिलस की दो टाइप के रहते हैं। एक तो बहुत ही लंबा कोनिडियो फोर, एक रहता है शॉर्ट कोनिडियो फोर। दो कोनिडियो फोर की जो ग्रोथ है ये डिपेंड करता है, कभी कभी ये स्टिमुलेट होता है लाइट से, पर ये कुछ कुछ ऐसे स्पीशीज है जिनमें कोनिडियो फोर हर वक्त शॉर्ट ही रह जाता है, ये और कोई दूसरे स्पीशीज जिनकी conidiophore always long. So we see different species of aspergillus. They have different length in the conidiophore. अब ये जो conidiophore है, ये तो पहले तो बहुत ही स्मूथ वॉल्ड रहती है, हायालीन रहती है, पर धीरे धीरे जैसे इसके मैच्योर होता जाता, तो इसमें इट टर्न्स वेरी ग्रैन्युलर। इसकी जो साइटोप्लाज्म है थोड़ा ग्रैन्युलर हो जाता है, और जो वॉल भी है वो काफी थिक हो जाती है। और कोनिडियोफोर के जो टिप है वो ऐसा ग्लोब्यूलर या ऐसा कुछ क्लब शेपेड एक स्वेलिंग दिखाता है, और ये स्वेलिंग को हम बोलते हैं वेसिकल। सो टिप ऑफ द कोनिडियोफोर की जो टिप वाला पोर्शन है वो थोड़ा स्वेल कर जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड वेसिकल्स। सो वेसिकल्स के ऊपर और दूसरे स्ट्रक्चर्स बने हैं, जैसे ये हो गया वेसिकल, तो वेसिकल के ऊपर जो स्ट्रक्चर बने हैं उसको बोलते हैं स्टेरिगमेटा या फियालिड। अब ये तो हो गया यूनिसेरिएट में, यूनी यूनिसेरिएट यूनिसेरिएट। अब ये स्टेरिगमेटा के ऊपर डायरेक्टली चेन ऑफ कोनिडिया बनती है। पर अगर बाइसेरिएट होगी तो जो है ऐसी एक लेयर बनी रहती है जिसको बोलते हैं मेट्यूले। उसके ऊपर फिर से फियालिड या स्टेरिगमेटा बनी रहती है। सो द सेकेंड लेयर जो है, ये वाली लेयर, इसको हम स्टेरिगमेटा बोलते हैं। तो जहां पे बाइसेरिएट जो है, तो उधर उधर क्या है, जो वेसिकल है उससे निकलता है मेट्यूले, और उसके ऊपर निकलता है स्टेरिगमेटा, और स्टेरिगमेटा के ऊपर फिर से बना रहता है अपना चेन ऑफ कोनिडिया। अब जो कोनिडिया है, ये इसकी जो डेवलपमेंट है,
तो ये क्या कहा, स्टेरिगमेटा के ऊपर है। तो ये वाला जो पहले तो ये वाली पहले एक स्टेरिगमेटा के ऊपर एक कोनिडिया बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। अब हम देखते हैं ये जो कोनिडोजेनेसिस है ना, ये दो टाइप के होते हैं। पहले तो एक तो के द कोनिडिया जो है, ये थोड़ा मैं आउट ऑफ टॉपिक जा रही हूँ पर ये जान लीजिए। स्टेरिगमेटा जो है ये थोड़ा बडिंग करके जैसे कोनिडियोफोर निकलता है। तो ये हो गया एक टाइप का, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टिक, जिसको हम बोलते हैं क्या, ब्लास्टिक कोनिडोजेनेसिस। और दूसरा टाइप का कोनिडिया कैसा बनता है, जहाँ पे जो हाइफा है उसमें डिवीजन आ जाता है। तो ऐसे जो है, ऐसे वाले कोनिडियोफोर को, सॉरी कोनिडियोजेनेसिस को हम बोलते हैं हेलिक। सो अपना जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन एस्परजिलस में हम देखते हैं कि ये वाला ब्लास्टिक ऐसे वाला कोनिडियोजेनेसिस होता है। तो एस्परजिलस में ब्लास्टिक कोनिडियोजेनेसिस होता है। जैसे मतलब जैसे ईस्ट में बडिंग होता है ना, वैसे बडिंग होके कोनिडिया फॉर्म होता है। अब जो कोनिडिया फॉर्म होता है, सबसे नीचे वाला जो कोनिडिया है ये सबसे यंगेस्ट है, और जो सबसे ऊपर वाला कोनिडिया है ये सबसे ओल्डेस्ट है। सो नए नए कोनिडिया कहाँ बनते हैं, एकदम बेसल रीजन में नए नए कोनिडिया बनती है। द ओल्डेस्ट इज एट द टॉप। तो ऐसे जैसे ये ओल्ड वाला कोनिडिया है, इट विल बी लिबरेटेड बाय विंड, एयर से ये डिस्पर्स्ड हो जाएंगे दूर तक, और नीचे जो है कोनिडिया फॉर्म करता जाएगा। मतलब कोनिडिया फॉर्म करते 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 जैसे ही कोनिडिया फॉर्म हो रहा है एक, तो उसके बाद एक कोनिडिया एब्स्ट्रैक्ट हो गया, फिर से नया नीचे से नया कोनिडिया तैयार हो गया, ऊपर वाला जो कोनिडिया जो मैच्योर हो गया दैट इज डिस्पर्स्ड अवे। जो कोनिडिया है ये पहले तो फियालिड से तैयार होता है बाय द प्रोसेस ऑफ दिस बडिंग। तो जैसे ही कोनिडिया तैयार हुआ तो एक सेप्टम हो जाती है, तो कोनिडिया एब्स्ट्रैक्ट हो गया फ्रॉम द फियालिड, कोनिडिया कट ऑफ हो गया फ्रॉम फियालिड, देन अ न्यू कोनिडिया इज अगेन फॉर्म्ड एट इट्स बेस। तो ऐसे कोनिडिया फॉर्मेशन हुआ, और जैसे ही कोनिडिया फॉर्मेशन हो गया, तो एक कोनिडिया और दूसरे कोनिडिया के बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू जैसा, नॉट कनेक्टिव टिश्यू बट एक थोड़ा थिक वाला पोर्शन रहता है, जिसको कनेक्टिव ही बोलते हैं। और ये कनेक्टिव ही अटैच करता है एक कोनिडिया को दूसरे कोनिडिया से, पर ये काफी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जैसे ही हवा ब्लो करता है और ये ऊपर वाला जो कोनिडिया है वो काफी मैच्योर हो जाता है, तो ये कनेक्टिव ब्रेक हो जाता है, और दिस कोनिडिया इज स्वेप्ट बाय एयर करंट। तो ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअली बेसिपेटल मतलब बेस में सबसे यंगेस्ट कोनिडिया फॉर्म होता है। तो ऐसे कोनिडियल फॉर्मेशन को बोलते हैं बेसिडियल कोनिडिया फॉर्मेशन एंड प्लास्टिक कोनिडिया फॉर्मेशन। तो कोनिडिया जैसे दूर जाके कोई भी सबस्ट्रेटम में गिरता है, हमको पता है कि ये बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट सबस्ट्रेटा में ग्रो कर जाता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर, इरेस्पेक्टिव ऑफ न्यूट्रिएंट कंडीशन या मॉइस्चर कंडीशन। तो कोनिडिया जर्मिनेट तो कर ही जाता है। और पर ये जो जब जर्मिनेट करता है कोनिडिया में, एक्चुअली जो कोनिडिया है उसकी जो है दो स्पोर लेयर बनी रहती है, एक इनर रहती है और एक रहती है अपर। जो आउटर वाला स्पोर वॉल है, जो मैं ब्लू में ड्रॉ कर रही हूँ, ये एक्चुअली दिस इज डिराइव फ्रॉम द फियालिड सेल वॉल। और ये जो ग्रीन वाला है, जो मैं ग्रीन वाला दिखा रही हूँ, ये है कोनिडिया का अपना सेल वॉल जो वो खुद प्रिपेयर किए। तब क्या होता है, ये जो ब्लू वाला आउटर वॉल है ये बस्ट कर जाता है, और एक पेनी जर्मिनेशन ट्यूब निकलता है, जो कि जो कि
इनर कोनिडिया की कंटेंट इसमें आ जाता है। तो दिस इज हाउ कोनिडिया फर्स्ट तो थोड़ा वाटर एब्जॉर्ब करके थोड़ा स्वेल हो जाता है, फिर जो एक्सटर्नल जो स्पोर वॉल है वो थोड़ा बर्स्ट होके ऐसे जर्मिनेशन ट्यूब निकलता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एस्परजिलस के, ये दो टाइप के रहते हैं। एक हेटेरोथैलिक, जहाँ पे कि दो डिफरेंट माइसेलियम अगर आसपास आते हैं तो ही रिप्रोडक्शन होती है, और होमोथैलिक जहाँ पे एक ही माइसेलियम से दो हाइफे अगर आसपास है तो वो भी फ्यूज हो जाते हैं। अब इसके अलग से तो सेक्स ऑर्गन जो है अलग से उतना मतलब कॉन्स्पिशियस नहीं है। जो भी है मेल गैमेटेंजिया जिसको हम एंथ्रीडिया बोलते हैं, या एस्कोगोनिया जो कि फीमेल गैमेटेंजिया है, ये काफी ट्यूब्यूलर है और अलग से कोई स्पेशलिटी है भी नहीं। ये थोड़ा ट्यूब्यूलर रहती है और थोड़ा घुमावदार भी रहता है। तो जो फीमेल वाला है ब्रांच जिसको हम आर्चिकार्प बोलते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ ए स्टॉक सेल, जिसको मैं एस से डिनोट कर रही हूँ, स्टॉक सेल। और उसके ऊपर रहती है एस्कोगोनियम जिसको मैं ए से डिनोट कर रही हूँ, और उसके ऊपर रहता है ट्राइकोगाइन जिसमें एक रिसेप्टिव स्पर्ट बना रहता है जो कि डिसॉल्व करता है जब एंथ्रीडियम जो इसको टच करता है। तो जब जैसे ही इट कम्स इन कांटेक्ट विद द एंथ्रीडियम, तो ये वाला वॉल वाला पोर्शन डिसॉल्व होके एंथ्रीडियल कंटेंट ये वाली ट्राइकोगाइन पे आ जाता है। अब देखते हैं जो मेल वाला जो ब्रांच है जिसको पोलिनोडियम बोलते हैं, तो ये कैसा है। तो ये जो है ये एक सीधा सा ऐसा हाइफा है जो कि जब जब ट्राइकोगाइन के रिसेप्टिव स्पॉट के पास आ जाता है तो ये थोड़ा मुड़ जाता है और इसमें एक एक सेप्टेशन आ जाता है। तो सेप्टेशन और मुड़ जाने के बाद ये थोड़ा जैसे स्वेलिंग हो गया, ये वाला इसको बोलते हैं एंथ्रीडियम, और ये तो ट्राइकोगाइन था ही। तो जो रिसेप्टिव स्पॉट में वॉल डिसॉल्व होता है तो एंथ्रीडियल की जो कंटेंट है वो ट्राइकोगाइन में आ जाता है और धीरे धीरे एस्कोगोनियम में भी आ जाता है। ये जो बी वाला डायग्राम है, ये है इसमें अगर देखेंगे, मैं ये ब्लू से सॉरी ग्रीन से जो ड्रॉ कर रही हूँ, ये है मेल पोलिनोडियम। एंड द मेल पोलिनोडियम व्हेन इट कम्स क्लोज टू ट्राइकोगाइन, इट फ्यूजेस और कुछ धीरे धीरे ऐसा वाला स्ट्रक्चर तैयार होता है। अब ये जो फ्यूज होता है, सो द एंथ्रीडियम जो है वो जब रिसेप्टिव स्पॉट से होके ट्राइकोगाइन में आता है, बाद में एस्कोगोनियम में भी आ जाता है। तो इसकी जो है एंथ्रीडियम एंथेरिडियम और एस्कोगोनियम दोनों की ही प्रोटोप्लाज्म जो है, एस्कोगोनियम दोनों की प्रोटोप्लाज्म जो है ये फ्यूज करता है, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज नहीं करता। तो एक डाइकार्योटिक सेल बनी रहती है। अब ये जो डाइकार्योटिक सेल है, ये डिवाइड करके करके एक लंबा सा डाइकार्योटिक एस्कोजीनस हाइफा बना लेता है। अब ये जो एस्कोजीनस हाइफा है, इनमें सारे के सारे सेल्स जो है डाइकार्योटिक है, मतलब N+N है। अब इसकी जो टर्मिनल सेल मतलब ये वाली सेल है, ये थोड़ा स्वेल कर जाता है, और फिर इसमें क्या होता है कि दोनों जो न्यूक्लियस है ये फ्यूज होके एक एक न्यूक्लियस बना देता है। मतलब पहले तो था ऐसा, फिर बन गया ऐसा। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है मियोसिस। मियोसिस रहती है और फिर जो है माइटोसिस
होती है। तो इसके बाद 8 एस्कोस्पोर्स बन जाती है। तो ये जो ये जो है ये है एस्कोस्पोर। तो हम देखते हैं कि टर्मिनल जो सेल है, टर्मिनल एकदम आगे वाले जो सेल है एस्कोजिनस हाइफे की, वो एक एस्कस मदर सेल की तरह बिहेव करता है और इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फिर एक बार मियोसिस, दैट इज रिडक्शन डिवीजन, और फिर माइटोसिस होने के बाद 8 एस्कोस्पोर्स तैयार होता है। अब ये जो 8 एस्कोस्पोर्स जब जैसे ही तैयार हुआ, तो ये इन बिटवीन दिस प्रोसेस क्या होता है कि जो जो एस्कोजिनस हाइफा है वो तो फर्टाइल है ही, लेकिन इसके जो एस्कोगोनियम के बेस वाले रीजन है उससे बहुत सारे हाइफे आके पूरा जो है एक फ्रूटिंग बॉडी जैसा क्रिएट कर लेता है। तो ताकि जो एस्कोजिनस हाइफे है इसको प्रोटेक्शन मिले, और ये वाले जो स्ट्रक्चर है जो कि स्टेराइल टिश्यू से बने हुए हैं इस और पूरा ढक देता है एस्कोजिनस हाइफा को, तो ऐसे ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को क्लेस्टोथीशियम बोलते हैं। क्योंकि ये ओपन नहीं है, क्लोज्ड है, तो इसको क्लेस्टोथीशियम बोलते हैं। कुछ ऐसे वाले स्ट्रक्चर अब देखेंगे इसमें, जो बने हुए हैं ये सारे, ये है एस्कोस्पोर्स। 8 होंगे इसमें। तो हम देखते हैं एस्कोस्पोर्स में, अगर देखेंगे ये वाली जो सेल्स है, तो इमीडिएट जो एस्कोस्पोर्स के एकदम इमीडिएट है वो वाले एक लेयर रहता है जो कि टैपेंटम है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये जो क्लीस्टोथीशियम है जिनमें 8 एस्कोस्पोर्स है, तो उनके जो इमीडिएट लेयर है वो क्या है, काफी न्यूट्रिटिव है। और ये वाली जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं, टैपेंटम। और इसके ऊपर वाले इसके बाहर जो लेयर है वो क्या है, दैट इज द पेरिडियम, जिसको हम डिनोट करते हैं पी से। ये है पेरिडियम, और येलो वाला जो लेयर है ये टेपेंटम है। इसको हम आगे देखते हैं। तो जैसे एस्कोस्पोर्स बना, उसके चारों साइड में क्या है, टेपेंटम है, दैट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एस्कोस्पोर, नॉरिशमेंट ऑफ द एस्कोस्पोर। और उसके बाहर वाले जो लेयर है वो क्या है, पेरिडियम, और ये जो है ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। सो आउटर पेरिडियम इन द क्लिस्टोथेशियम, मिडिल दे हैव टेपेंटम, और इनर जो है एस्कोस्पोर्स है। अब जैसे ही एस्कोस्पोर्स तैयार होने लगे, तो पुराना जो फंगल स्ट्रक्चर है, जैसे पुराना माइसेलियम है, वो सारे के सारे वो सारे क्या बोलते हैं इसको, धीरे धीरे डीजेनरेट करने लगता है। और धीरे धीरे ये पेरिडियम, ये टेपेंटम, ये सारे जो क्लिस्टोथीशियम है ये भी डीजेनरेट करने लगता है। तो क्या होता है, ये थोड़ा बर्स्ट ओपन हो जाता है, ये थोड़ा जो है बर्स्ट ओपन होके एस्कोस्पोर्स को लिबरेट कर देता है। तो एस्कोस्पोर्स जैसे ही लिबरेट हुए, तो नो रेस्टिंग पीरियड, इट जस्ट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ न्यू माइसेलियम। अब जो है क्लिस्टोथीशियम जो है ये जनरली 4 से 10 वीक तक ऐसा रहता है, उसके बाद ये बर्स्ट होता है। और ये क्लिस्टोथीशियम बनने के लिए जनरली 25 डिग्री में ही ये बन जाता है। और क्लिस्टोथीशियम जो है ये डार्क कलर के रहते हैं। हमने देखा है जो कोनिडिया है जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उस वो कोनिडिया भी डार्क कलर के रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको यूवी प्रोटेक्शन चाहिए। यूवी प्रोटेक्शन के लिए ये मेलानिन एक्युमुलेट करता है, और कोनिडिया जो है ये डार्क कलर के रहते हैं। वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो क्लिस्टोथीशियम है ये काफी डार्क कलर के रहते हैं, टू प्रोटेक्ट द एस्कोस्पोर्स फ्रॉम यूवी रेडिएशन।
अब लाइफ साइकिल जो है उससे पहले हम थोड़ा इसकी डिजीज साइकिल देख लेते हैं, क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एस्परजिलोसिस पे काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो एस्परजिलस है, जो एस्परजिलस की माइसेलियम है हाइफा, वो क्या करता है, जैसे ही मैच्योर हो जाता है, इट प्रोड्यूसेस दिस कोनिडिया, ये जो कोनिडिया बनी है। तो कोनिडियल जो है, कोनिडिया है वो काफी लाइट होता है, ड्राई होता है। तो ये विंड डिस्पर्स होके विंड के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाता है। जैसे ही ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, क्योंकि कोनिडिया जो है बहुत ही स्मॉल है, तो ये जो अपना इंसान का जो सीलियो म्यूकोसिलियरी जो एक बैरियर है, हमको पता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, इसके लिए बहुत सारे बैरियर्स हम इंसान में है, जैसे स्किन हो गया, ईयर में वॉक्स हो गया, आईज में टीयर्स हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव स्पेशली HCl इन द स्टमक। सो ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ये म्यूकस और सीलिया जो कि इसकी जो आउटर नेजल पैसेज में सीलिया रहती है, सीलियरी सेल्स रहती है एपिडर्मिस में। तो ये वाले सीलिया और म्यूकस टुगेदर दे मेक दिस बैरियर। पर क्योंकि ये जो कोनिडिया इतनी स्मॉल रहती है, तो इट कैन सरपास दैट बैरियर। वंस सरपास दैट बैरियर, इट रीचेस द लंग, और लंग में क्या करते हैं, जर्मिनेट करके फिर मैच्योर होके पूरा कॉलोनी बना लेते हैं, और फिर उधर भी एक कुनिडिया, मतलब मैच्यूरेशन के बाद फिर से कुनिडिया फॉर्मेशन करता है। और ये जो है, ये कुनिडिया जो है बाहर आके फिर से एक माइसेलियम बना लेता है। तो ये इसमें एक डिजीज साइकिल चलती रहती है। अगर लाइफ साइकिल हम देखें, तो जो हाइफा है वो क्या है, बाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कोनिडियोफोर, फिर कोनिडिया जो है, जो कोनिडिया फॉर्मेशन हुआ, वो मैच्योर होने के बाद, विंड डिसेमिनेट होने के बाद कोई सबस्ट्रेटम में गिरता है, एंड इट स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग टू अगेन germinating to another somatic hypha। पर जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है, तो हाइफा जो है, तो ये थोड़ा ट्यूब्यूलर आउटग्रोथ निकालते रहते हैं, एस्कोगोनियम एंड एंथ्रीडियम। ये जो ट्यूब्यूलर आउटग्रोथ है, ये इधर तो दिखाए गए कि सेम हाइफा से, मतलब होमोथैलिक। अगर दूसरे दूसरे माइसेलियम से है, तो ये हेटेरोथैलिक होगी। उसमें भी प्रोसेस सेम रहती है, दो फिलामेंटुआ स्ट्रक्चर, दैट इज द फीमेल एस्कोगोनियम, मेल एंथ्रीडियम रहती है। और जैसे ही ये पास आते हैं, तो ये थोड़ा एक दूसरे को इंटरट्वाइन कर लेता है। ये वाली प्रोसेस इंटरट्वाइन करने के बाद जो है ट्राइकोगाइन और जो एंथ्रीडियल टिप है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, और फ्यूज करने के बाद, वॉल फ्यूज करने के बाद क्या होता है, एंथ्रीडियल कंटेंट जो है ट्राइकोगाइन के थ्रू एस्कोगोनियम या फीमेल गैमेटेंजिया में आ जाता है। वहां पे पहले तो होता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी मतलब जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज कर जाता है, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता है। फिर प्लाज्मोगैमी के बाद N+N डाइकारियन हुआ, डाइकारियन से एस्कोजिनस हाइफा, एस्कोजिनस हाइफा, और एस्कोजिनस हाइफा के टर्मिनल सेल, इट बिहेव्स लाइक एन एस्कस मदर सेल। एस्कस मदर सेल, जिनमें की ये वाली एस्कस मदर सेल में क्या होता है, कार्योगैमी, मतलब N+N से क्या हो जाता है, फ्यूज करने के बाद 2N। जैसे ही 2N हुआ, डिप्लॉयड सेल हुई,
तो क्या हो जाता है, मियोसिस, और उसके बाद क्या होता है, अगेन माइटोसिस। तो माइटोसिस मियोसिस के बाद कुछ ऐसा एस्कोस्पोर्स तैयार होते हैं। और ये जो बाहर वाले, ये जो गोल वाले जो स्ट्रक्चर है, ये इट इज दिस इज फॉर्म्ड बाय द स्टेराइल टिश्यू दैट इज अराइजिंग इन द हाइफा। हाइफा की जो स्टेराइल टिश्यू है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, वो ग्रो करके ये जो एस्कोजिनस हाइफा को ढक देता है। और इन बीच ये सब जैसे क्लिस्टोथिशियम बन रहा है, इन बीच एस्कोजिनस हाइफा में क्या हो रहा है, एस्कोजिनस हाइफा में कार्योगैमी हो रहा है, फिर मियोसिस हो रहा है, फिर माइटोसिस हो रहा है। मतलब एक फ्यूजन हो रहा है, एक रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, और दूसरा इक्वेटोरियल डिवीजन या माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस के बाद जो भी एस्कोस्पोर्स बनी है, ये आर्ट बनी है, और जैसे ही ये लिबरेट होते हैं, ये दोबारा से जर्मिनेट करके ऐसे सोमाटिक हाइफा तैयार करता है। So that was all about the reproduction in Aspergillus, both asexual as well as sexual, and its life cycle. If you have any doubt or query regarding this or any other video, और कोई नया वीडियो मुझे बनानी है नए टॉपिक पे, तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं फंजाई के जितने भी वीडियोस बना चुकी हूँ, उसकी लिंक मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल के उसकी लिंक जो है, प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखे हैं। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहती हूँ बोटनी रिलेटेड टॉपिक पे, जो कि मैं अलग अलग प्लेलिस्ट में बना के रखी हूँ। यू कैन गो टू माय चैनल एंड वॉच दोज वीडियोस इन डिफरेंट टॉपिक। वीडियो कैसा लगा है, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। कुछ समझ में नहीं आया तो भी यू कैन फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। If you like this video, share it with your friends, hit the like button, and please do subscribe, because your subscription, it encourages me to make more such videos. And thank you for watching this video.